स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप सीरीज एमएचटी सीईटी 2025 की, इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल ये वाला चैप्टर ले रहे हैं। अब देखिए, हमने लास्ट जो माइंड मैप लिया था इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये हमने कंप्लीट किया। इसी के कंटिन्यूएशन में हम जो है मैग्नेटिक मटेरियल का आज माइंड मैप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर का नाम दिया, लेकिन पहला जो टॉपिक दिया है उसमें बार मैग्नेट को डिस्कस किया है। जो आप जनरली मैग्नेट देखते हैं ऐसे टुकड़ा जैसे जो होता है लेंथ वाला, एक बार की तरह, तो उसके एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। तो इसको हम जो है अगर एक सिंपली एक धागे से या स्ट्रिंग से बांध के ऐसे लटका देंगे, सस्पेंड कर लेंगे फ्रीली, तो वी नो दैट इट इज गिविंग द डायरेक्शन साउथ नॉर्थ। साउथ नॉर्थ वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वो फ्रीली रुक जाएगा, ठीक है ना। ये उसकी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रहेगी। तो इन जनरल इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो आपको बोर्ड की बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि बार मैग्नेट या जो मैग्नेटिक नीडल है वो हम डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो मेन है इंट्रोडक्शन में इतना लिखा है। अब देखिए ये जो माइंड मैप है इसमें हमको इंपॉर्टेंट चीजें या जो कंसेप्ट है या फॉर्मूले वो रिवाइज करना है। विद इन 1 आवर हमको ये कंप्लीट कर लेना है। तो अब सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले इस बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा ये बता। तो पहला पॉइंट है टॉर्क एक्टिंग। पहला पॉइंट क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ऑन ए मैग्नेट। तो अब देखिए जो मैग्नेट होता है वो एक डाइपोल, मतलब उसके पास दो पोल है, एक साउथ एक नॉर्थ। जैसे हमने लास्ट वाला जो चैप्टर था जैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो करंट कैरिंग लूप है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो बार मैग्नेट है, ये ऐसे बार मैग्नेट, तो ये एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल, तो दो पोल। तो इसी को क्या कह सकते हैं हम, इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट क्या है, इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि टॉर्क कितना एक्ट होता है। तो थोड़ा सा चलिए एक फिगर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, दीस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें एक मैग्नेट जो है रखा है सपोज, तो मैग्नेट को क्या किया, उसकी जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी उससे थोड़ा हमने रोटेट कर दिया थीटा एंगल। ये सपोज ये साउथ ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तो ये सबसे पहले फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ बार इज इक्वल टू इट विल बी एम बार क्रॉस बी बार। तो इसमें एम क्या है, सो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब देखिए ये जो है एम, अब ये एम बार क्रॉस बी बार वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, सो एम बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो डाइपोल है ये उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, वहां से थोड़ा रोटेट किया तो तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना टॉर्क लगाएगी, ये रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। जितना आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया उतना वो वापस अपने जो है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आएगी, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे ये आके ऐसे रुक जाएगा, नहीं। ये ऐसे वापस आएगा तो थोड़ा इधर जाएगा फिर इधर। तो यहाँ पे ये जो है ना हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। चले वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम करेगा, इस पर आते हैं एंगुलर एसएचएम पे। इससे पहले एक और पॉइंट, अब देखिए एक और पॉइंट है दूसरा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, चलो पूरा लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ये जो मैग्नेट जो है या मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब अलग अलग जो ये जो इसकी पोजीशन रहेगा इसके हिसाब से रहती है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, U इज इक्वल टू माइनस एम बार डॉट बी बार, या इसी को लिखेंगे माइनस एम बी कॉस थीटा।
क्या लिखेंगे, इट इज डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। अब देखो थोड़ा रिकॉल करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिकॉल करो, टॉर्क वाला फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो एम है, यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल। ओके चलो मैं इसको लिखता हूं, व्हाट इज दिस एम, सो एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, and this is we are having magnetic field, magnetic field। तो लास्ट जो चैप्टर था उसके माइंड मैप में ये हम समझ चुके हैं डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे मैं आपको कंपेयर कर रहा था, कभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो, वहां पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम, पी बार क्रॉस ई बार। वहां पे पी क्या है, तो डाइपोल मोमेंट, लेकिन कौन सी है, ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे ई बार था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ई बार पी बार क्रॉस ई बार की जगह यहाँ एम बार क्रॉस बी बार। फॉर्मूला सेम है, वहां पे पी था यहाँ पे एम है, वहां पे ई था यहाँ पे बी है। आ रहा है समझ में, चलो मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, देखो टाउ इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था टाउ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, सॉरी पी बार क्रॉस ई बार, और जो पोटेंशियल एनर्जी था माइनस पी बार डॉट ई बार। तो पी और ई की जगह एम और पी है, सेम वही फॉर्मूला है, ओके माइनस पी ई कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा था पीई कॉस थीटा, ओके। सो ये दोनों को मिलाकर एक बार क्वेश्चन जो है ना नीट में पूछा था कि अभी टॉर्क और जो है मैग्नेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। तो आई होप ये आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एसएचएम कर रहा है, ओके हमने क्या किया, जैसे देखो एक धागे से इसको ऐसे लटका दिया, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये वापस आएगा, वापस आके ही रुक जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा, और स्लोली ये मोशन कैसे ऐसे बताता हूं मैं, चलो ये आप देख रहे हैं इसको, ये हमने ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से डिस्टर्ब किया तो ये वापस आएगा, इधर से क्या आएगा वापस आएगा, ऐसे 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 होते हुए स्लोली यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ये क्या कर रहा है एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। चलो तो एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो इसको अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, ओके तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दोनों भी हम ले सकते हैं, ओके। तो ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल is doing angular SHM, ओके एंगुलर SHM मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो एंगुलर SHM करेगा। अब यहां पे देखो ये जो एंगुलर SHM करेगा तो हम रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ओके और ये जो टॉर्क का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, उनको कंपेयर करेंगे, ओके तो उससे आ जाएगा। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, तो हमें पता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, समझ में आ रहा ना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा जो रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, और यहां से टॉर्क कितना आ रहा, ओके एम बी साइन थीटा, ठीक है एम बी साइन थीटा। वो टॉर्क रिस्टोरिंग है, अपोजिट डायरेक्शन में, हमने ऐसे लगाया वो ऐसे लग रहा है, ओके तो आप यहाँ पे अब जो है जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं, वक्त लगेगा। तो सिंपली याद रखेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे क्या करेगा एंगुलर एसएचएम करेगा, ठीक है। तो अब ये जो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ओके इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, क्या है फिर ये, सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके शॉर्ट में लिखा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखो, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी लिखे एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ठीक है ये फॉर्मूले हो गए। तो ये हमने जो है ना इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दिया। अच्छा ये इसका अगर आपको ग्राफ पूछा, ओके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ तो कैसा होगा, चलो यहां देख लो, ओके एम बी ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना भाई, कॉस फंक्शन है कॉस थीटा, लेकिन माइनस वाला है तो ये ऊपर से शुरू नहीं होगा नीचे से शुरू होगा, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा एम बी रहेगा, ठीक है ना ये वाला। तो यहां से लेके ये ऐसा, ठीक है ना ये ऐसा, तो यहाँ पे माइनस एम बी और यहाँ पे प्लस एम बी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये इधर से इधर ऑसिलेट करेगा, ओके
ये 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री पे और ये 180 डिग्री पे, ठीक है। अब इसके वैल्यू भी आप वर्कआउट कर सकते थे, यहाँ पे आप वैल्यू वर्कआउट कर सकते। चलो इसको, सॉरी इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो है ना, चलिए ये इसके लिए हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू 0 वर्कआउट करो, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी। एट थीटा इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ये u इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे आ रही है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये इनिशियल पॉइंट ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0 पे और सबसे ज्यादा एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 180 पर। तो ये भी आपको पता रहना, ये भी जो है ना टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है। चलो ये मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं आगे, मैग्नेटिक जो मटेरियल मेन टॉपिक है उसकी तरफ। ये स्टार्ट में ये चीजें हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता, इस पे बन सकता, ग्राफ हो गया, और ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, चले पॉज करके पहले कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो है ना जो है लिखा है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, ठीक है। ये जो है टॉपिक रखा है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, चलो मैं एक बार चेक करता हूं उधर वाला आ रहा है क्या पूरा। हाँ यस, नो इशू, चलो आ रहा है पूरा, तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, नजर आ रहा है आपको तो। चलिए सो अब जो हेडिंग लगी है, ओके चलो इसको भी रब कर देता हूं, पूरा यूज कर लेंगे हम आगे। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, मटेरियल्स जो होते हैं उनमें मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, किस वजह से आ रहा है, ठीक है। सो हेडिंग लगा दो ओरिजिन ऑफ, ओके, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। देखो बोर्ड की जो बुक है उसमें जो हेडिंग है सेम लिख रहा हूं मैं, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, ये जो है हेडिंग है, ठीक है, ये जो है हेडिंग है। सो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको जो है एक मैग्नेट में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज आती है, ओके, तो किसी में आती है, किसी में जैसे सॉरी कोई मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, किसी में नहीं रहती है, ओके। इसके पीछे क्या रीजन है, सब मतलब इस बात को यहाँ पे दिया है कि किसी में प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो और साथ में मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो ये जो है ना इससे पहले वाले पोर्शन में जो है हो चुका है, तो यहाँ पे हम उससे आगे बढ़ेंगे, ओके, यहाँ पे जो है उससे आगे बढ़ेंगे। तो जो ओरिजिन या जो रीजन है ना उसको जो बताया है कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आती है, ओके, मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आती है, ओके, वो जो है ना वो ओरिजिन होता है, वो उसकी वजह से जो है मैग्नेटिज्म रहेगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल में आएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस वजह से आती है, ये मेन पॉइंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है दो वजह से आ सकती है। एक कि इलेक्ट्रॉन जो है ना जैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये जो ऑर्बिटल मोशन है, ओके, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये एक रीजन है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन खुद से स्पिन भी करता है अपनी जगह, ठीक है ना, उसकी खुद की जो स्पिन है, ओके, तो स्पिन वाली मोशन। सो दीस आर द टू रीजन। तो ये दोनों की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आती है, जिससे हमको मैग्नेटिज्म मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है सबसे पहले उसको डिस्कस किया है, उसके फॉर्मूले हम देखते चलेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मेन क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ इसका मेन जो थीम है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम जो है ना एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ना, अगर हम टेक्स्ट जैसे एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें कैपिटल एम लिखता है जनरली, ओके, और जो अगर हम बोर्ड की टेक्स्ट लेंगे तो उसमें स्मॉल एम लिखता है। स्मॉल एम लिखने से एक गड़बड़ ये होती है कि स्मॉल एम पोल की स्ट्रेंथ के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पे ये समझ ले कि मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है ना, अदरवाइज स्मॉल लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे ये जो एम है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन की जो है ना
हम जो है डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें, एक है ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इसको हम ये जो है ना आप इसको जो भी डिनोट कर सकते हैं, तो ऑर्बिटल, ओके, ये जो है ना ऑर्बिटल लिख सकते हैं जो बुक में लिखा। रिवॉल्विंग मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिटिंग, चलो ऐसे लिखते हैं, ऑर्बिटिंग सेम लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पे ये एम स्पिन, एस लगा दो उसको। तो ये दो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है नेट टोटल डाइपोल मोमेंट होती है। तो पहले टेक्स्ट में क्या किया, इसको डिस्कस किया। चलो तो यहाँ पे ये हो गया। तो पहले हम जो ना इसकी बात करते हैं, चलो यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो हम लिख रहे हैं ओके ऑर्बिटिंग, ओके डाइपोल मोमेंट, ओके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके ड्यू टू ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने लिखा कि भाई ये जो है एम, ओके ऑर्बिटिंग, ओके। देखिए ले रहे हैं माइंड मैप, लेकिन ये कंसेप्ट में पूरा बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो इसमें क्या है, ये ऐसे हमने बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज रिवॉल्विंग, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये करंट ऐसे जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू मोमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे घूम रहा होगा। यहां से आप जो है ना ये वाला जो है आप बता सकते हैं कि भाई ये रेडियस आर ले लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ओके एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, और ये जो है ना यहाँ पे बताएंगे हम, चलो ये जो डायरेक्शन होगी, ओके दैट विल बी ऑफ एम ऑर्बिटिंग, ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हम एम लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा यहां पे नीचे की तरफ होगी अपोजिट डायरेक्शन, ये एल की होगी। एल क्या है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब इसके अपोजिट में लिया मैं, तो आगे बताता हूं क्यों। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो एंगुलर मोमेंटम ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है। चलो हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। देखो आपने जो है ना ये करंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओके जब भी जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा हो या फिर आपने एटम में पढ़ा हो, ये क्वेश्चन दोनों तरफ ही कराया जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ जो है ना उसमें उसका जो है करंट कितना होगा। तो हम करंट का बेसिक फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। तो क्यू क्या है यहाँ, ई बाई टी, टी को क्या लिखते सकते हैं, 1/t को एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो टी है, ओके ये पूरा टाइम पीरियड जो ले रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे E डिवाइड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसको हम ले सकते हैं I इज इक्वल टू, ओके सो E ओमेगा, ओके E ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। अच्छा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा और V का क्या रिलेशन होता है, हम यहाँ पे R रेडियस यूज करेंगे। तो V इज सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू E V बाय R, V बाय R इज ओमेगा। ये सारे आप सब्स्टिट्यूट, देखो ये यहाँ पे इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो है करंट का फॉर्मूला आ गया। दिस इज वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर करंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। तो ये जो है ना एम ऑर्बिट, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा I इंटू ए, ओके करंट कैरिंग लूप की डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, I इंटू ए। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, रखो यहाँ पे E V डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको वर्कआउट करो, सो यू विल गेट, ओके दिस विल बी सिंपली, ओके यहां लिखता हूं मैं हाफ EVR। सो दिस इज वी हैव गॉट द, ओके ऑर्बिटल जो डाइपोल मोमेंट होती है वो इतनी आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कभी ऐसे दे देगा कि एक चार्ज क्यों रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ ऑर्बिटल मोमेंट कितनी होगी उस चार्ज की। तो E की जगह Q लिख दो, हाफ QVR, हाफ QVR। समझ में आ रहा। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना,
ठीक है, चलो ये हो गया ऑर्बिटल मोमेंट। अब इससे देखो और एक दो चीजें आती है। अब यहां पे ओके इधर वर्कआउट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? सो एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है ना भाई, ये रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, ये एम किसका है? इलेक्ट्रॉन का, जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहां इसको एडजस्ट करो, वी आर, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना ये एम अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है ना इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को यूज करो। यहाँ पे मास नहीं है ना, तो मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ओके, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? चलो, सो एम ऑर्बिटल, अच्छा ये कैपिटल लिखते हुए आ रहे हैं हम, चलो ठीक है। तो एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ये 1/2 ई वी आर इंटू ये एम ई डिवाइड बाय एम ई। तो अब देखो ये हाफ, ये ई, और ये वाला पोर्शन देख लो, ओके, ये नीचे मैं जो है ना एम ई लिख देता हूं इनटू ये एम ई वी आर, सो दैट विल बी हाफ ई, सॉरी 1/2 इंटू ई बाय एम ई, ओके, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम, ये ऑर्बिट की डाइपोल मोमेंट है कैपिटल एम, इनटू दिस एल, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एम ई वी आर क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल मोमेंट का, ठीक है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। तो सिंपली आपने इसको क्या लिख दिया? E अपॉन 2m E इंटू एल। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला आया E अपॉन 2me इंटू एल, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो है ऑर्बिटल मोमेंट, ये हमने सिंपली जो है चार्ज और क्या बोलेंगे वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्म में लिखा, स्पीड और रेडियस के फॉर्म में, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, यहाँ पे स्पीड के फॉर्म में, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। चलो इससे और एक चीज आएगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दिस एम ऑर्बिटल बार, एम ऑर्बिटल बार वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती, लेकिन ये माइनस है, इसको हम निगेटिवली लिखेंगे, वेक्टर में लिखे तो इसकी साइन के साथ लिखे। सो E डिवाइड बाय 2me और ये एल बार, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जो यहां हमने बताया है। तो इसको याद रखें, इसको एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ओके अपोजिट होती है, सेम होती है, या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, ऐसा आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो आप पॉज करके कॉपी करो। चलो इसमें एक और पॉइंट अभी बाकी है, ओके। तो देखिए ये जो E/2me, ओके, E अपॉन 2me, मैं यहां राउंड करता हूं, चलो इससे राउंड करते हैं। तो ये जो E अपॉन 2me, दिस इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, एमसीक्यू दे सकता है। तो E अपॉन 2me, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2me, ठीक है। अब देखो आप चाहे तो इसकी वैल्यू भी जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर हमने ओके nth जो ऑर्बिट होगा, ओके nth ऑर्बिट, ओके nth ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोमेंट क्या होगी, nth ऑर्बिट में एंगुलर सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या होगी। चलो पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, चलो कॉपी कर ले। एक पॉइंट और बढ़ा रहे हैं, देखो ये इक्वेशंस बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, एक और आ रही है। अब देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बच्चों को नया लगता है, कई सारे लोग जो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, ठीक है, याद रखो इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इन nth ऑर्बिट, ओके, nth ऑर्बिट में। तो हम यहां पे सिंपली L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है nth ऑर्बिट में, NH अपॉन 2 पाई, बस यहां रख दो। सो m ऑर्बिट इज इक्वल टू, ओके, m ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/2 E अपॉन एम ई इंटू, ये L की जगह हम क्या लिखेंगे, ओके, NH अपॉन 2 पाई लिखोगे, NH अपॉन 2 पाई। सो ये हो जाएगा E इंटू NH अपॉन 4 पाई एम ई। तो ये जो है ना ऑर्बिटल मोमेंट हो गई nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपको रिलेशन है। लेकिन इसमें फिर एक और अभी पॉइंट बाकी है, वो क्या है कि ये पूछेगा कि बोर मैग्नेटॉन क्या है, ओके, बोर मैग्नेटॉन क्या है। चलो मैं इसको भी रफ कर देता हूं, ओके, व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन, यहां पे ये याद रखो, ओके। चलिए, तो यहां पे बोर मैग्नेटॉन, magneton, it is orbital dipole moment of an electron in first orbit या बोर ऑर्बिट, क्या बोलेंगे, बोर ऑर्बिट। it is magnetic dipole moment of an electron in बोर ऑर्बिट, ओके, इन बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का मतलब क्या, एन का वैल्यू 1 रख दो, एन का वैल्यू 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं, सिंपली फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो हो जाएगा आपको, ओके, बोर मैग्नेटॉन। सो हियर, so this will be, okay, that n is equal to 1, okay, so put n is equal to 1 for first orbit या बोर ऑर्बिट, क्या हो जाएगा, so this m orbit, that is बोर मैग्नेटॉन, तो क्या हो जाएगा ये, so that is equal to n की वैल्यू 1 रख दिए, EH अपॉन 4 पाई ME। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो बोर मैग्नेटॉन क्लियर, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्लियर, ओके। यहां पे हमको जो ऑर्बिटल मोमेंट आई है एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में और आपको स्पीड के फॉर्म में, ये 4 चीजें बताया मैंने, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला हाफ, ओके, EVR, दैट इज सॉरी डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। उसके बाद देखा हमने डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम E अपॉन 2me इंटू L। उसके बाद ये E अपॉन 2me को गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे nth ऑर्बिट में डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो E इंटू NH डिवाइड बाय 4 पाई me। उसके बाद बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में जो डाइपोल मोमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, उसे हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो सिंपली n की वैल्यू 1 रखो, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने जो है ना कई सारी चीजें देख ली। अब हमको दूसरा, ओके, दूसरी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो हमको देखना है। चलो, आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो देखो, मैंने सिंपली ये माइंड मैप में ये सारी चीजें पूरी डिटेल बता दिया है, ओके। माइंड मैप में क्या होता है कि सिंपली ये फॉर्मूला लिखना था, लेकिन थोड़ी सी मैंने डिटेल यहां रख दी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, स्पिन, ओके, डाइपोल मोमेंट, ओके, स्पिन डाइपोल मोमेंट, ओके, स्पिन डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगी, ओके। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, जो थोड़ी बहुत आएगी उससे रिलेटेड बताया। देखो, जो एक सेम स्टेट होगी, ठीक है ना, जो भी लेवल होगा, ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे बता देते हैं। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि हर स्टेट में जो आप लेवल लेते हो 1s2 2s2 2p6, तो एक जगह पे लेकिन 2 ही रहेंगे।
1s2 2s2 तो दो दो ही आ रहे, 2p6 तो 6 है तो 6 को भी वहां पे 2 2 के स्लॉट रहेंगे ऐसे। ये जो है ना ये यहाँ पे आप 2p6 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे रहेंगे। तो इसमें आप जो है ना ये एक एक रह सकता है 3, अगर और बढ़ेंगे तो ये जैसे 2 2 है तो ये इस तरह से रहेंगे। तो इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो अपोजिट रहती है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना जैसे एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे घूमेगा। ओके, तो इसमें जो दो होते हैं ना तो ये स्पिन, ये जो डायरेक्शन में घूम रहा है इसकी वजह से, मतलब स्पिन ऐसे घूम रहा है अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी डायरेक्शन, ऑर्बिट की नहीं बता रहे, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन है उसको बता रहे। तो एक ऐसे घूम रहा है दूसरा ऐसे घूम रहा है, तो वो दोनों की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो जहां पे भी इस तरह से पेयर आएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर दो से ये जो है ऑड नंबर अगर रहेंगे तो फिर वो उससे नेट डाइपोल मोमेंट स्पिन वाली आएगी, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखो। तो इसमें जो है ना एक पॉइंट जैसे मेंशन किया है पॉलीज एक्सक्लूजन। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो उसमें यह बताया गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो 4 क्वांटम नंबर से, ओके, जो 4 क्वांटम नंबर से, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, एसिमथ प्रिंसिपल सॉरी क्वांटम नंबर l, ठीक है ना, जो शेप को बताता है, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो जो है ऑर्बिटल मोमेंट का है, और फोर्थ किसका है, ये स्पिन मोमेंट का है। तो ये जो है ना अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ऐसे, चलो ये बता देते हैं। तो अगर ये समझो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू +1 बोला जाता है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसको बोला जाता है -1। तो ये दोनों ऐड हो गए तो 0 हो जाएगा। तो अगर यहां पर ये ऐसे पेयर बन के, तो ऑड अगर रहेगा तो एक पेयर नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पे 5 ही आए, सपोज 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटल क्या है 5 आए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आएगी स्पिन वाली। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तरह से स्पिन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो, और जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट रहेगी, दोनों मिला के डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिससे हमको मैग्नेटिज्म मिलता है। चले आप इसको समझ ले, पॉज करके कॉपी करें। ओके, चलिए समझ लिया आपने ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनकी तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट में ओके जो मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक के, जो उनका क्लासिफिकेशन है, उससे पहले एक 2-3 पॉइंट है उसको हम डिस्कस करके फिर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो डाइपोल मोमेंट है, ओके, वही जो है जो मैग्नेटिज्म होता है तो डाइपोल मोमेंट की वजह से ही आता है। तो डाइपोल मोमेंट किस वजह से आती है वो हमने डिस्कस किया। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल मोमेंट जो करता है उसकी वजह से, और उसकी जो स्पिन मोमेंट होती है उसकी वजह से। ठीक है, चले तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ हेडिंग लगा दे आप, ओके। तो जैसे जो स्टार्ट के पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना, देखो सिलेबस में जो है बोर्ड के आपको मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दो बातें डिस्कस की है। लेकिन उससे पहले ओके हम जो है ना जो परमेबिलिटी होती है पहले उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है ना परमेबिलिटी, ओके, परमेबिलिटी इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, ये मटेरियल की या मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ओके, जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उसको मटेरियल में से पास होने देती है, कितना ज्यादा लाइंस को पास होने देगी। तो ये जो है ना ये मटेरियल, सपोज मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें से जो लाइन पास होंगे, ओके, तो जिस मटेरियल की परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी उसमें से उतने ज्यादा लाइन पास होंगे। समझ में आ रहा? सिंपल। और अगर यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी बात करें, ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको हम म्यू आर लिखेंगे, तो कितनी डेप्थ से, ओके, ये कितनी डेप्थ से जो है ना ये फील्ड लाइन जाएंगे, डिग्री ऑफ, ओके, पेनिट्रेशन, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द फील्ड, ओके, ये क्या बताती है? इट शोस डिग्री ऑफ
penetration of field lines, penetration of field lines through the material, through the material. ओके, मटेरियल से कितना ज्यादा मटेरियल में पेनिट्रेट होके जाएंगी, तो जितना ज्यादा म्यू रहेगा उतना ज्यादा ये पेनिट्रेट होके जाएगी, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ओके, ये थोड़ा सा आप ठीक से बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है परमेबिलिटी से, कि कितने ज्यादा लाइन ओके उस मटेरियल से जाएंगे, जितना म्यू की वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगे। क्लियर, आप डिफरेंस समझ लें। और यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा म्यू आर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन से जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी होती है तो मैग्नेटिक में परमिबिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेटिव परमिटिविटी है उसी तरह से यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं पहले पॉइंट की तरफ आता हूं। ओके, अब देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये म्यू आर, जिसके यूज करके हमको जो है ना क्लासिफिकेशन आगे देखने हैं। तो पहले मैं बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करता हूं, जिसमें पहले मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ओके, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल एम, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम एच लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है, तो इट इज सिंपली ओके, ये जो एम है इट इज सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, जो नेट रहेगी, ओके, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय ओके वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ नेट अच्छे से लिख लो, तो ये नेट का मतलब क्या है कि भाई उसकी ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन दोनों जो डाइपोल मोमेंट है उसका नेट। सो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब इसके साथ में जो है दूसरा जो रहेगा, अब ये जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, सो इट इज। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना इसको एम लिखा है। अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम लिखा था ये वाले को, तो ये थोड़ा सा जो है ना ये समझ लिया, तो इसको हम जो है ना आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप जो नोटेशन है उसको थोड़ा सा आप जो है समझ के कर ले, ठीक है। तो ये जो है ना जनरली इसको स्मॉल एम लिखता है और ये मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना ये हम आई बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आई लिखता है, कहीं पे जेड यूज करता है, ठीक है ना। तो आप फर्क समझ ले, लिखते वक्त फर्क समझ ले कि भाई हम क्या लिख रहे हैं, हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां समझ ले कि भाई हम ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चलो मैं इसको स्मॉल एम लिख देता हूं, ठीक है। आप इससे पहले जहां पर भी रहे ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां लिखता हूं मैं कि भाई हम जो है ना ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम जो है ना स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो नोटेशन का फर्क है ना भाई, एनसीईआरटी और जो है बोर्ड की बुक में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ओके, लेकिन हमको सिर्फ ये समझना है ठीक से कि भाई यहाँ क्या लिखा है वो आप समझ लें कि भाई हमने स्मॉल एम लिखा क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ये कैपिटल एम लिखा, उसके हिसाब से आप कर ले, ठीक है ना। मैंने शुरू में अब तक क्या बताते आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम लिखते हुए आया। कई सारी जगह होता है ना भाई सेम यूज होते हैं, ओके, जैसे पोलराइजेशन को पी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी पी यूज करते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को भी पी यूज करते हैं। तो अगर एक साथ वो आ गए तो कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, ये दोनों एक साथ आ गए तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, ओके। इसके आगे अब इसकी यूनिट, ओके, ये कैसी क्वांटिटी है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, ठीक है ना। ये तो स्केलर है, ये तो मल्टी मतलब जो है एक फैक्टर है सिर्फ, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, सो दैट इज सिंपली ओके एम्पियर पर मीटर। क्या है यूनिट इसकी, ओके, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, ओके, दैट इज द यूनिट। आप इसके हिसाब से डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये L इनवर्स मीटर के लिए और ये I, ठीक है ना, करंट के लिए I या A आप जो लिखना चाह रहे लिख सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन के लिए, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखो दूसरी क्या दिया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, हमने लास्ट इसमें बताया माइंड मैप में कि एक फ्रेम जो रहेगा सर्कुलर सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर क्या होती है, एक जो है ना वायर जो है वाइंड किया हुआ होता है और उसमें से हम करंट पास करते हैं। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वो सारा जो स्ट्रक्चर है उसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब उसके बीच में अगर हमने कोई एक रॉड, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल वाली, जैसे लोहे की रॉड है, वो रख दी, तो अब वो क्या होता है कि अब करंट के पास होने से उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने जो आइडियल केस इनफाइनाइट के लिए पढ़ा तो सब जगह यूनिफॉर्म फील्ड आ जाती है, तो वो उस रॉड को मैग्नेटाइज करती है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फील्ड जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, सोलेनॉइड की वजह से आ रही है। तो वो जो है उसको हम बी नॉट बोल के लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, म्यू जीरो एन आई, ओके, म्यू जीरो एन आई, ये जो है फॉर्मूला हमने पढ़ा। चलो ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू जीरो एन आई। अब यहाँ पे क्या है, एक और फील्ड लग रही है, टोटल जो नेट फील्ड होगी बी इज इक्वल टू, ये बी नेट या सिंपली बी लिखो आप, ओके, बी विल बी इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम। बी एम क्या है, तो वो जो मैग्नेटाइज हो गया है लोहे की रॉड जो है हमने सोलेनॉइड में जो डाला था, ओके, सोलेनॉइड के जो बीच में रखा था, अब उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उन्हें जो मैग्नेटाइजेशन दे रहा है उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो बी एम। तो टोटल कितनी हो जाएगी, बी जीरो प्लस बी एम हो जाएगी। चले अब देखिए यहां पर ये जो रहेगा, ओके, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी म्यू जीरो एन आई प्लस बी एम, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये बीएम को हम लिखते हैं म्यू जीरो इंटू एम, ये क्या हो जाता है, दिस बीएम इज म्यू जीरो एम, और ये एनआई को लिखते हैं एच। तो ये जो टोटल हो जाती है बी जीरो प्लस म्यू जीरो इंटू एच प्लस एम, ये फॉर्मूला आप याद रखो, ओके। सो एनआई इज एच, एनआई को क्या लिखते हैं एच। तो अब देखो ये एच की भी जो डायमेंशन होगी एच, ओके, इसकी डायमेंशन भी कैसी होगी, सेम होगी जैसे ये आया, ओके। सो इसकी यूनिट भी क्या होगी, एम्पियर पर मीटर, सेम उसी तरह की क्वांटिटी है, जैसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है उसी तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो है ना एक और रिलेशन है, ओके, एक और रिलेशन है, ये आप पहले कॉपी कर लो, यहां तक कर लिया आपने कॉपी, ओके। चलो अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये इन दोनों को रिलेट करती, किसको, तो यहाँ पे जो है ना ये एम और एच को रिलेट करती है, ठीक है, एम और एच को रिलेट करती है। अब आप चाहे तो इससे जो है ना ये जो एच है ये मैग्नेटाइजेशन जो फील्ड आ रही है, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से वो जो रॉड था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये बात याद रख लो, ओके। तो ये जो H है ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये जो H है ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ओके। चलो क्योंकि वो सोलेनॉइड की वजह से आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको लिखा जाता है ऐसे की, एक्स की तरह दिखता है। सो ये जो मैग्नेटाइजेशन M is directly proportional to H, okay, magnetization is directly proportional to H होता है। मतलब क्या, ये H किसकी वजह से आ रही है, वो जो सोलेनॉइड की फील्ड है उसकी वजह से आ रही है। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा ना म्यू जीरो एन आई, तो ये वाले पार्ट को क्या बोला हमने, H बोला, तो ये किसकी है, सोलेनॉइड की। तो इसके ऊपर ये जो रॉड हमने डाला था, ओके, सोलेनॉइड के बीच में, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, तो सोलेनॉइड की फील्ड की वजह से हो रही है। तो ये जो है ना ये जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक की उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। सो दिस M इज इक्वल टू की टाइम्स H, ये आपको याद रखना है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि भाई कोई मटेरियल, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जिसकी जितना ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। दो मटेरियल है, की1 और की2 उनकी ससेप्टिबिलिटी है, तो की2 ज्यादा है, ओके, एक की ज्यादा है, तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में जो है ना एक और रिलेशन रिलेटिव परमिटिविटी का, परमिबिलिटी के साथ, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू 1 प्लस, ओके, 1 प्लस, ओके, आप यहाँ पे जो है ना ये की, ओके, 1 प्लस इंटू की जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो, अच्छा सॉरी ये म्यू म्यू होना चाहिए, ठीक है, याद। और म्यू आर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो। देखो म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है, तो ये तो म्यू जीरो, तो बचा हुआ क्या रहेगा म्यू आर, तो म्यू आर इज 1 प्लस की। तो आप ये याद रखो रिलेटिव परमेबिलिटी और की के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस की, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस की। ये भी आपको जो है ना इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जा सकता है, ओके, इसके ऊपर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जा सकता है, ठीक है। चलो तो अब देखो ये जो है ना ये B इज इक्वल टू, ये जो है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप चाहे अगर मैग्नेटाइजेशन नहीं है, सिंपली अगर सोलेनाइड की फील्ड है तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम चलिए आपने कॉपी कर लिया ये, ओके। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम उसकी बात करेंगे। चले मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम जो है बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो उसमें ये जो परमेबिलिटी है और ससेप्टिबिलिटी है ये इनका रोल है, ठीक है। इनके हिसाब से आप जो है ना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो ये जो है ना अब नेक्स्ट पार्ट, ओके, इसके ऊपर भी जो है आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले जो है, ओके, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ओके, तो मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल, चलो यहीं से लेते हैं, ठीक है, ऐसे बात कर, दो पहले कर लेंगे। एक है कि भाई मैग्नेटिक सिंपली मटेरियल, चलो ये मटेरियल, तो ये लिख दिया हमने नॉन मैग्नेटिक, क्या लिखा हमने, नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है कि म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1, ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1। और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना म्यू आर की वैल्यू 1 नहीं होती, नॉट इक्वल टू 1, सिंपल आप याद रखो। इनो जिसमें 1 होती है म्यू आर की वैल्यू वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, और जिसमें ये वैल्यू 1 होती है वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके जो है ना देखो 3 जो है टाइप्स, यहां पे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहां पे क्या है सबसे पहले, तो ये है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, उसके बाद है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और उसके बाद है आपके फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे जो एग्जाम सबसे पहले देख लेंगे ये डायामैग्नेटिक में जो है कंडीशन क्या है। तो देखो जिसमें, ओके, याद रखो इसमें जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ओके, ये जो है ना म्यू आर से कम होती है, सॉरी 1 से कम होती है, ओके, 1 से कम होती है। अब ये 1 से कम है, ओके, यहाँ पे 1 के बराबर अगर है तो नॉन मैग्नेटिक, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, ओके, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर 1 भी हो सकती है, ये वाली वैल्यू। तो जिसमें लेस देन 1 होगी, तो जब ये लेस देन 1 होगी तो यहाँ पे जो की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आती है। कैसी आती है, इट इज निगेटिव एंड स्मॉल। तो आपको दोनों तरीके से, क्यों, तो अभी यहां पे बताता हूं क्या पढ़ा हमने, म्यू आर इज इक्वल टू की प्लस 1, तो की इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर माइनस 1।
तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ये हो गया सपोज 0.7 माइनस 1, तो ये बच जाएगी -0.3। आ रहा है समझ में? तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि भाई म्यू आर लेस देन 1 है, की वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो होते हैं ना म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे की वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव होती है बट स्टिल इट इज स्मॉल। सिर्फ क्या चेंज है कि निगेटिव की जगह पॉजिटिव, क्यों? तो अब इसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई, 1 से बढ़ गई। अब इसमें क्या होता है, तो म्यू आर is very large as compared to 1 and key is also very large, positive and large। तो ये आपको एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। इसके साथ में जैसे कुछ एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जाम्पल में जैसे कुछ आपको जैसे मेटल भी आप याद रख सकते हैं, या जैसे जो बुक में दे रखा है आप उसके जो है यूज कर ले सकते हैं। तो जैसे अगर हमने बात की मेटल की, तो कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, सिलिकॉन ओके सेमीकंडक्टर है, इसी तरह बिस्मथ, ये अलग अलग मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं जो आपके पास टेक्स्ट में है। इवन इंसुलेटर में डायमंड, ओके, ये जो है सॉरी जो एकदम हार्ड मटेरियल होता है, ओके, और ये जो है सॉरी मेटल्स में एक गोल्ड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, सिलिकॉन, बिस्मथ, ओके, लीड, मर्क्यूरी, ओके, लेड, मर्क्यूरी भी आप याद रख लो। ठीक है, ये सारे आप टेक्स्ट में भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे हैं, तो ज्यादातर जो है ना ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, ओके, ये जो आखिरी में एम वाले बहुत सारे जो है ना इसी में एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम, लिथियम, ओके, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, ओके, ये इसके एग्जाम्पल आप जो है ले सकते हैं। ओके, मैग्नीज, नायोबियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, ओके, प्लैटिनम भी है। तो आप ये एग्जाम्पल आप जो है प्लैटिनियम जो है आप ये इसमें लिख सकते हैं, ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये जो मटेरियल्स है, ओके, इन मटेरियल के एग्जाम्पल जैसे खास तौर से हम जो लेंगे वो होते हैं जैसे कोबाल्ट है इसके लिए, ओके, आयरन है, कोबाल्ट है, ओके, आयरन है, कोबाल्ट है, हम ये ले सकते हैं। सो आप जो है ना ऐसे जो मेन जो एग्जाम्पल रहेंगे हम वो यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और लिख दें आप, निकल, ओके, निकल भी जो है ना ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है। तो ये आप एग्जाम्पल जो है ना मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद जो है ना हम देखो इसको एक के बाद एक जो है ना इनको हम समझेंगे किस तरह के। ओके, चलिए, सो ये आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। देखिए, कर लिया कॉपी? अब फास्ट हम जो है ना एक एक को लिखते हैं, पॉइंट्स के लिखते चलेंगे। देखो, ठीक है, अदरवाइज जो है हमारा जो ये सॉरी माइंड मैप है वो काफी लेंथी हो जाएगा, पॉइंट्स पूरे कवर करना है, इसलिए थोड़ा अगर टाइम बढ़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को इसके हिसाब से? और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया जो टेक्स्ट में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल की। देखो कई सारी चीजें जो है ना, ओके, कुछ सिमिलरिटी वाले रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, ये सारे जो एटम्स जो भी रहेंगे एकदम रैंडमली रहती है। सो नेट जो डाइपोल मोमेंट होती है बिना एक्सटर्नल फील्ड लगाए कि वो जीरो होती है। अगर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में लगा दिया तो इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाती है। और दूसरा, इसमें जो फील्ड लाइंस होते हैं, फील्ड लाइन जो जाते हैं, फील्ड लाइन इससे दूर जाते हैं। फील्ड लाइन क्या होता है, इससे दूर जाते हैं इससे, ओके, इसमें से बहुत कम फील्ड लाइन जाते हैं। ओके, ऐसा मटेरियल, ओके, जिसमें फील्ड लाइन जो है उस मटेरियल से दूर होते हुए जाते हैं, ओके, और मटेरियल से बहुत कम जाएंगे। तो डायमैग्नेटिज्म में उल्टा होता है, ओके, उल्टा हो रहा है।
कि फील्ड लाइन उसमें से नहीं, उससे दूर होते हुए जा रहे हैं, ओके, उससे दूर होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गई और एक चीज ये हो गई, अगर हम किसी इस मटेरियल को अगर मैं ऐसे बता दूं, चलो यहाँ पे ये जो है ना ऐसे अगर फील्ड में रख दें तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, ओके, नॉन जीरो हो जाती है। यहाँ पे एम नेट इज नॉन इक्वल टू जीरो, ये आप इसके बाद इसको समझ सकते हैं, ओके। ये सब डाइपोल मोमेंट बताया मैंने, यहाँ पे वो नॉन जीरो सीधी हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो फील्ड लाइन है उसमें से पास नहीं होते। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम, ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के करीब लाते हैं, तो मैग्नेट के करीब लाते हैं तो क्या होता है, वो उसको रिपेल करता है, ओके, अट्रैक्ट नहीं करता है, वीकली रिपेलिंग, ओके, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो ये मटेरियल कैसे होते हैं, जो मैग्नेट से वीकली रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, याद रखो आप, यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, रिपेल हो रहे, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ओके। अब यहाँ पे इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओके, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, डायमैग्नेटिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए ये जो मटेरियल, इनको सुपर कंडक्टर, ओके, सुपर कंडक्टर भी जो है ना परफेक्ट कंडक्टिविटी वाला भी जो है ना इसके अंदर आ जाता है, जब जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, अगर ये जो फील्ड लाइन, ओके, फील्ड लाइन के एग्जैक्टली अलाइंड हो जाए तो वो सुपर कंडक्टिविटी वाला इफेक्ट बताते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे लाइन जो है ना बाहर से हो जाते हैं, जब ये सुपर कंडक्टिविटी वाला इफेक्ट बताएंगे तो ये पूरे के पूरे लाइंस, ऑल द लाइंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मटेरियल, पूरे बाहर से चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप सुपर कंडक्टिविटी वाला इफेक्ट भी जो है याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने ऑलरेडी देख चुके म्यू आर और की वैल्यू क्या होगी, अब डायरेक्ट जाते हैं, इसी तरह का सेम रहेगा, ओके, इसी तरह का कि भाई ये नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है अगर फील्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे हम फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लाइंस है अब ये इसमें से जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, अब ये पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, फील्ड लाइंस जो है इसमें से पास होते हैं, इसमें से पास होंगे, ठीक है। तो यहां से जो है ना ये पास होती है, ऐसे पास होंगे, मतलब अंदर से जाएंगे, ठीक है, उल्टा हो रहा है समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे जा रहे हैं। अब अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, ओके, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर इसको हम मैग्नेट के करीब लाएंगे तो ये जो है ना वीकली अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत माइनर चेंजेस देखो, अपोजिट जैसे ये जो हो रहा है, अब यहां से फर्क हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई ये जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे ये जो है ना डिपेंड करते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ओके, अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे अब इसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, ये किधर से इसकी जो मोशन होती है, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, वो मैग्नेट के करीब जा रहे हैं, मैग्नेट के करीब जा रहे हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो ये जो है ना मूव्स फ्रॉम वीकर फील्ड टू स्ट्रांग फील्ड, वीकर फील्ड टू स्ट्रांग फील्ड। और जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें उल्टा होता है, स्ट्रांग से वीक की तरफ ऐसे दूर जाते हैं, ओके, जितना दूर जा रहे हैं उतना वीक होते चले जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होती है दैट इज इक्वल टू, ओके, ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और जो है टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई डी, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इसको जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू सी बी बाय टी, वेयर सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, ओके, ये क्यूरी ने लॉ बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वर्कआउट करेंगे, चेक करेंगे,
तो जैसे मैग्नेटाइजेशन है उसी तरह से हम की के लिए भी बता सकते हैं, की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये टेम्परेचर। आप चाहे तो अगर फील्ड कांस्टेंट है तो आप यहां से ले सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की। और हमने देखा कि जिसकी जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है तो उसकी मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। सो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, की और ये। तो इस तरह से अगर ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो की भी उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओके, सो इन जनरल तो क्या होता है कि ये जो यहाँ जो ये जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे एक अलग तरह का सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है डोमेन थ्योरी। क्या बोलते हैं हम? डोमेन थ्योरी। मतलब इसमें अलग अलग तरह के ये डोमेन होते हैं। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, ये जो है ना डोमेन होते हैं इस तरह के। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे समझो, ये बता देंगे तो यहाँ पे एक अलग डोमेन, ऐसा डोमेन, ऐसे ये जो है ना अलग अलग पोर्शन बने हुए होते हैं। और उसमें जो है डाइपोल मोमेंट सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जहां पे जो भी रहेगी, ओके, वो इस तरह से बता सकते हैं, ये ऐसे रहेगी। ठीक है, ये ऐसे रहेगी। तो उतने हिस्से में डाइपोल मोमेंट एक जैसी होती है। ठीक है, उतने हिस्से में डाइपोल मोमेंट एक जैसी होती है। जब इसको हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इन सब की डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, एक, मतलब जो है आपको एक डायरेक्शन में आ जाती है। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, यहाँ पे क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो इसी को अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे। तो ये जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं ना, ये सब के डायरेक्शन में आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई कुछ ये जो है ना सब जो है ना ये ऐसे हो जाएंगे लगभग। आप फील्ड बढ़ाते चले तो ये जो है ना ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। अब यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन होगी, अगर हम उसको मैग्नेट के करीब लाएंगे तो ये वीकली नहीं होगी, अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ओके, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब ये क्या होगा, सेम वीकर से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ ही जाएगी। अब फर्क क्या हो गया पैरा में और फेरो में? फेरो में जो अट्रैक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह जो फील्ड लाइंस भी रहेंगे, अभी यहाँ पे हमने देखा था ये जो फील्ड लाइंस, तो इसमें से बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगे। इसमें से क्या होगा, ये फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा जाएंगे। ओके, इसमें से फील्ड लाइन बहुत ज्यादा जाएंगे। ठीक है, डाया में दूर जा रहे थे, उसमें से बहुत कम जा रहे थे। पैरा में कई सारे उसके अंदर से जाते हैं, फेरो में बहुत ज्यादा जाएंगे। ये फर्क आप समझ लें। ठीक है, अब ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना ये एक लॉ है क्यूरी-वेस्ट लॉ, क्यूरी के लॉ को जो है बाद में इसके हिसाब से मॉडिफाई किया। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको रिलेशन बता देता हूँ यहाँ पे इसके हिसाब से, ये T डिवाइड बाय T माइनस TC, वेयर TC इज द क्यूरी टेम्परेचर, TC इज द क्यूरी टेम्परेचर। और यहाँ पे जो T होता है, T इज ग्रेटर देन TC, T is greater than TC. So this is we are having Curie temperature. क्या है Curie temperature? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये वाला। So this is we are having magnetic susceptibility की, और ये जो है टेम्परेचर T। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, देखो ये ग्राफ जो है ना ये इस तरह का है। सो यहाँ पे टेम्परेचर ओके ये ऐसे आ रहा है, ओके, और उसके बाद से ये यहाँ से ये ऐसे, तो यहां से जो है ना ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। ऊपर से जो आ रहा है वो पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है। ओके, ऊपर से जो आ रहा है वो पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आ रहा है। ओके, या आप जैसे थोड़ा सा जो है लीनियर जो भी रहेगा ये इस तरह का ही है। टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होते चले जा रही है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होते चले जा रही है। अब एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है जिसको नाम दिया हमने क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे ओके, अब हम बात किसकी कर रहे थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमका टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वो फेरो के बजाय पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है।
तो फेरो इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो ये है फेरोमैग्नेटिक, और यहां पे ये जो है ना क्यूरी टेम्परेचर, यहां पे ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाता है? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। सो देखो ये जो है ओके, जो टेम्परेचर टीसी बोल रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी बिहेविंग एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये आपको ग्राफ जो है याद रखना है। ओके चलिए, अब देखिए ये जो है ना हमने तीनों टाइप के मटेरियल पढ़ लिए। अब थोड़ा सा डिस्कशन ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, एक दो पॉइंट बचे हैं, उसके बाद ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। चले आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट है ओके हिस्टेरेसिस लूप। ओके हिस्टेरेसिस लूप, अब देखिए हिस्टेरेसिस मतलब होता है कि लैग करना। ओके तो ये एक लूप है जो लैगिंग करते हुए बताता है किसको? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो पीछे पीछे रहती है, ऐसे उसका एक्चुअली मतलब है। तो यहां पे हेडिंग लगा दो हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। तो यहां पे देखो ये जो है ना इस तरह का रहेगा। ओके तो इसमें यहां थोड़ी जो फिगर है आप अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं यहां बताता हूं। देखो पहले यहां से जो है ना ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, तो ओ से ये ऐसे जाएगा। अब ये वापस इस तरह से नहीं आता है। ओके अब इसका रास्ता बदल जाता है, ये रिट्रेस करेंगे तो वैसे नहीं आएगा, ये अलग से आता है। फिर यहां से ऐसे जाएगा और ये जो है ना बाद में ये उसी पॉइंट पर ये जो है ना सॉरी ये ऐसा बता दो, ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वी आर हैविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो जैसे ही ओके मैग्नेटाइजेशन ओके मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अगर सोलेनॉइड की बात करें तो म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स ओके पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉन्स्टेंट, तो आई करंट, तो करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हमने सपोज एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये जो है ना इसकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। अब एक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जा रही, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे, तो ये कैसे बढ़ा रहे? तो H इज इक्वल टू एन आई। आ रहा है समझ में? तो ये तो फिक्स है, करंट को बढ़ाते जा रहे तो H बढ़े, H बढ़ने से B भी बढ़ रहा है। देखो ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, H बढ़ा B भी बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर ओके इसको हम जो है ना जो है कुछ नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना इसको आप A मान लो। ठीक है, इसको आप जो है ना यहाँ B मान लो, इसको आप C मान लो। ठीक है, अब ये बाकी के जो भी आप देना चाह रहे दे सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छा इसको भी मान लेंगे, यहाँ D मान लेंगे, इसको E और F मान लो। चलो तो ये जो है ना जैसे जैसे यहाँ से हम जो है ना करंट बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ओके इंटेंसिटी बढ़ी तो फील्ड बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अब करंट और भी बढ़ा रहे, तो ये जो है ना ये इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन ये फील्ड नहीं बढ़ी। मतलब ग्राफ कैसा आ रहा है? मतलब ये ऐसी जा रहा है, कॉन्स्टेंट ही जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया? अभी अब कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि अब हमने क्या करना किया? करंट को कम करना किया। करंट को क्या किया? कम किया। करंट को कम किया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम हो रही, तो अब ऐसे आ रहे हो। अब ऐसे आ रहे तो एग्जैक्टली अब ये रास्ता ट्रेस नहीं हो रहा है। अब ऐसे कहते हैं ना, ऐसे नहीं आ रहा है रास्ता, अब रास्ता दूसरा हो रहा है, वो इस तरह से कम होते हुए आ रही है। और यहां पर हमने करंट को कम करते करते जीरो कर दिया, करंट जीरो होगा तो इंटेंसिटी भी जीरो होगी, यहां पर आ गए। अब लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो इतनी आ रही है, ये इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, जिसको हमने बोला रिटेंटिविटी। क्या बोला इसको? रिटेंटिविटी। सो दिस इज वी आर हैविंग रिटेंटिविटी। ओके रिटेंटिविटी मतलब अभी भी डाइपोल मोमेंट जो है ना, जो हमने अभी डोमेन थ्योरी देखे तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट अभी भी अलाइंड है, कुछ ना कुछ अलाइंड है। ओके रैंडम नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई। तो मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अभी उस मटेरियल में बाकी है, उस मटेरियल में अभी भी बाकी है। हालांकि हमने करंट को जीरो कर दिया, फील्ड को जीरो, ये जो है ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जीरो कर दिया। अब सोलेनॉइड में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट स्टिल स्टिल क्या हो रहा है
कि यहाँ पे उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड अभी आ रही है, वो जीरो नहीं। तो अगर हम इस करंट को जीरो कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड है वो जीरो हो जा रही है, बट स्टिल वो मटेरियल की वजह से फील्ड आ रही है, उसकी मैग्नेटाइजेशन अभी भी बाकी है। इवन दो देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब फील्ड नहीं है उसकी वजह से, लेकिन मटेरियल की वजह से उसकी मैग्नेटाइजेशन अभी बाकी है। तो उसको बोला जाता है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी। देखो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती है। वैल्यू ऑफ बी एट एच इज इक्वल टू जीरो, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है, करंट को हम जीरो कर दे रहे हैं, बट स्टिल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, वो जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। अब हमको जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ेगा, जिससे ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन वाली, निगेटिव वाली आएगी। तो अब यहां से हम जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, ये इंटेंसिटी, तो हम निगेटिव करंट बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू एच की आ जाएगी, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है कोएर्सिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज वी आर हैविंग कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, तो यहां लिखते हैं हम कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ एच, इट इज वैल्यू ऑफ एच एट बी इज इक्वल टू जीरो, जब मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल की जीरो हो जाए। हमको जीरो करने के लिए जितना करंट देना पड़ रहा है, वो करंट की वजह से जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ रही है, उसको बोला जाता है कोएर्सिविटी। देखो ये फील्ड से कंफ्यूज नहीं होना, एक फील्ड है, आप सिंपल ये समझ लो कि भाई ये जो है ना जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड क्या होता है? एक हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। सिलेंडर के ऊपर क्या होता है? सिलेंडर पे हम जो है ना ऐसे, सिलेंडर के ऊपर क्या करते हैं हम जो है ना ऐसे वायरिंग ऑन करते हैं। अब उसके बीच में सपोज हमने एक मटेरियल रख दिया, तो जो सोलेनोइड की वजह से फील्ड आ रही है, सोलेनोइड की वजह से फील्ड आ रही है मतलब जो उसमें से करंट फ्लो रहा उस वायर में से, उसकी वजह से आ रही है। तो अगर उसको खत्म कर दिया हम वायर करंट को, तो सोलेनोइड की वजह से फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन ये फील्ड किसकी वजह से आ रही? फिर ये तो जीरो नहीं हुई ना भाई, जब हमने करंट नहीं अप्लाई किया था, नहीं स्टार्ट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो थी। यहाँ पे बी भी जीरो, यहाँ भी एच भी जीरो। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, करंट फ्लो हो रहा है, अब उसके बाद करंट को कम करते करते हमने यहाँ जीरो कर दिया, तो फील्ड तो अभी भी आ रही। तो ये फील्ड किसकी आ रही है? वो मटेरियल जो मैग्नेटाइज होगा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से आ रही। तो उसकी भी फील्ड को पूरी तरह जीरो करना है, तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में करंट देना पड़ेगा। तो करंट दे रहे हैं मतलब वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू जिस पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल की भी जीरो हो जाए, पूरी तरह से नेट फील्ड जो है ना वो जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोएर्सिविटी। तो इट इज द वैल्यू ऑफ एच, इट इज द वैल्यू ऑफ एच एट बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो होगी ना, कम होते होते। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? हम एक्सिस पर आ गए, एच वाले एक्सिस पे, उस पे तो बी की वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये जो है हमको जो है हिस्टैरिसीस लूप था। अब देखो यहाँ पे दो मटेरियल, सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम जो है ना उसका ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, इसी के हिसाब से यहीं पे हम बना देंगे। चलो यहाँ पे हम दोनों के लिए बनाते हैं। सबसे पहले जो है ये जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सपोज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देखो ये पूरा नजर आना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूं। चलो ठीक है, ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसे, ये इस तरह से रहेगी। थोड़ा सा आप जो है ना टेक्स्ट वगैरह में देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे बताना एम ये है कि भाई ये वाला हिस्सा भी बड़ा बताना है, ये वाला हिस्सा भी मुझे बड़ा बताना है। ठीक है ना, आप उसको समझे। ठीक है, ये ऐसे।
और उसके बाद यहां पे हम बताएंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो हम बताएंगे, ओके, ये देखिए अब ये किस तरह का रहेगा। तो इसमें जो है ना ये जो रहेगी, ओके, देख ले आप, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी बहुत कम रहेगी और ये वाली वैल्यू भी कम रहेगी, ये और छोटी बता सकते हैं आप, यहाँ आ रहे समझ में। तो कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों भी इसमें कम है, यहाँ पे कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों भी ज्यादा है। तो जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें कोएर्सिविटी जो है और रिटेंटिविटी वो कैसी होती है, ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ज्यादा रहेगी। तो ये इससे क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट मटेरियल बनते हैं। मतलब क्या है कि ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते, और इसमें क्या होता है कि कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी बहुत कम है। तो हमने जैसे ही करंट को थोड़ा कम किया तो वो भी जल्दी से जो है ना डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है सॉफ्ट मैग्नेट्स। इनको क्या बोला जाता है, ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट मैग्नेट्स, ओके। और इनको क्या बोला जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स। अब सॉफ्ट मैग्नेट को एक और नाम है, चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, कर लिया आपने। चलिए लास्ट पॉइंट एकदम, ओके, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े हैं, वो है ओके सॉफ्ट मैग्नेट से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट्स को और एक नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉफ्ट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, ओके, सॉफ्ट मैग्नेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब देखिए परमानेंट, ये जो है परमानेंट मैग्नेट्स, दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट, ओके, ओके, जिनकी मैग्नेटाइजेशन जो है जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो उनमें कैसे होना चाहिए, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये सॉफ्ट मैग्नेट, तो ऐसे इसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे हमको बहुत कम टाइम के लिए वो मैग्नेटाइज होना और उसके बाद वापस डीमैग्नेटाइज होना, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो मैग्नेटाइज होकर बेल बजना शुरू हो जाती है, और जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो डीमैग्नेटाइज हो जाए, फास्ट मैग्नेटाइज हो और डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो कई सारे इसके एप्लीकेशन है, आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि जो है लाउड स्पीकर होते हैं, बेल होते हैं, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स है, और बहुत जो बड़े जिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो क्रेन्स में भी यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा लोड को उठाने के लिए जो है काम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ और भी मेडिकल एप्लीकेशन भी इसके जो है रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसके हमने ये एप्लीकेशन की बात कर ली। तो इसमें क्या होता है, लो रिटेंटिविटी, ओके, लो रिटेंटिविटी इसमें रहेगी, ओके। तो अब यहां पे देखो ये जो पर्पस होगा, तो इसमें बहुत मतलब जैसे जो है फास्ट, ओके, मैग्नेटाइजेशन भी होगी और डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब देखो ये बहुत छोटी है, तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी होने वाला है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होने वाले, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप याद रख लो कि भाई ये जो है ना इलेक्ट्रिक बेल, इसके बाद क्रेन्स में भी यूज होगा, सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है उसके कुछ एप्लीकेशन है। और परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेट बनाने के लिए जो है हम यूज करते हैं। सो ये जो है हमने क्लासिफिकेशन या जैसे हमने देखा हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर से। एक आखिरी पॉइंट जो है जो बोर्ड के सिलेबस में दिया है वो है मैग्नेटिक शील्डिंग, ओके, मैग्नेटिक शील्डिंग। तो मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत छोटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थी उसी तरह से मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग। तो इसके लिए एक ऐसी फिगर बना रखी है। तो ये जो है ना हॉलो टाइप का जो है ना आयरन का रिंग है, तो ये रिंग है ना, तो ये थोड़ा सा जैसे ही आपको इस तरह का मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इधर से इधर जो है ना, जैसे यहाँ फील्ड लाइंस है, ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे ये दूसरा उसका, ओके, डाइपोल। तो इससे फील्ड लाइन जो निकलती है ना, ये जो हिस्सा है इसको मैं थोड़ा वापस ड्रॉ करता हूँ, आप एक बार टेक्स्ट में फिगर देखना, ये समझने के लिए इतना बड़ा बता रहे हैं, ठीक है।
ये जो है ना एक रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे ये स्फीयर है, लेकिन जो है ना ये जैसे शील्डेड जैसे एरिया हमको बताने के लिए, तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो इससे निकलने वाले लाइंस है ना, सॉरी थोड़ा सा अच्छे बना दे, ये यहां से जो है ना ये पूरे इसमें से क्राउड होते हुए चले जाते हैं। ओके, ये ओवरलैप नहीं होते हैं एक दूसरे को, ये ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। और ये शील्डेड एरिया रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग शील्डेड एरिया। तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सेव करना है कुछ हिस्से को, तो हम इस तरह का अरेंजमेंट यूज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक शील्डिंग। तो देखो ये जो है ना सारे टॉपिक्स, आप ये फिगर देख ले खाली अच्छे से टेक्स्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। मेन एम क्या है, जिस हिस्से को हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचाना है उसको इस तरह के एक जो है ना शेप देंगे। ये जो है ना आयरन का बना हुआ है, तो ये फील्ड लाइन, आयरन जो है एक अच्छा जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें से फील्ड लाइन ज्यादा पास हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इधर से नहीं जाएंगे, इसमें से ही चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये जो है मैग्नेटिक शील्डिंग लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे हमने ओके पूरा जो है ये जो चैप्टर है फुल फ्लेज कई सारी चीजों को थोड़ा सा हमने डिटेल भी हमने डिस्कस किया है। ओके चले पहले आप पॉज करके कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो, तो हमने कुछ चीजों को डिटेल भी डिस्कस किया है, तो होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते होंगे। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ओके डेली जो है आगे आप जो है जो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर है उनको हम थोड़ा सा दो दो लेक्चर जो है दो दो चैप्टर को हम एक साथ लेकर, ओके मतलब एक ही दिन में दो दो चैप्टर जो है हम लोड कर जो है ले लेंगे। तो आपका जो टारगेट है, ओके जैसे 8 तारीख से या 9 तारीख से जैसे सीईटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले जो है ना मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।